मेरा पूरा परिवार गंभीर ओसीडी से पीड़ित था और सफाई की उनकी जुनून पागलपन की हद था। जब मैं छोटा था, जब भी हम डंपलिंग बनाते थे, मेरे माता पिता पहले मेरे मुंह का साइज नापते, फिर एक कंपास से हर डंपलिंग रैपर को बिल्कुल एक समान साइज में काटे। हर एक डंपलिंग बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। उस माहौल में बड़ा होने के कारण मैं भी गंभीर ओसीडी का शिकार हो गया। मेरा पूरा जीवन मेरी घड़ी के इर्द गिर्द घूमता था। हर सुबह मैं ठीक 7 बजे उठता, 10 मिनट बिस्तर ठीक करता, बाथरूम को पूरी तरह डिसइंफेक्ट करता और फिर ठीक 10 मिनट नहाता। मैं एक रोबोट की तरह रहता, हर दिन वही रूटीन दोहराता। इस वजह से मैं काम पर कभी लेट नहीं हुआ, लेकिन किसी भी सहकर्मी को मैं पसंद नहीं था। मेरी सफाई की जुनूनी जरूरत ने सबको दूर कर दिया और कोई भी मेरे करीब आना नहीं चाहता था। जब भी मैं लोगों को एक दूसरे को गले लगाते देखता, मैं ईर्ष्या किए बिना रह नहीं पाता। मैं खुद को नॉर्मल इंसान बनाने की कोशिश करता, लेकिन चाहे जो भी करूं मैं बदल नहीं पाता। आखिरकार मैंने सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया। सुसाइड नोट लिखने के बाद मैं साइकिल पर घर से निकल गया। रास्ते में मैं अनजाने में एक लड़की से टकरा गया और साइकिल से गिर गया। लगभग एक गंदे पोखर में गिरने वाला था। उसने मेरे मेडिकल रिकॉर्ड्स देख लिए और जैसे ही मैं इमारत से कूदने वाला था, उसने मुझे रोका और एक थेरेपिस्ट के पास ले गई। ठीक उसी समय मेरी घड़ी का अलार्म बज उठा। पता चला कि वो मेरा शेड्यूल्ड टाइम था फार्ट करने का। थेरेपिस्ट को लगा कि मेरी घड़ी ही वो चीज है जो मेरी ओसीडी को और बदतर बना रही है। बिना किसी हिचकिचाहट के उस लड़की ने वो घड़ी मुझसे छीन ली। मुझे फिर से सुसाइड करने का डर था, इसलिए उसने मुझे अपने घर ले आई। जैसे ही मैं अंदर घुसा, मैं दहल गया। उसका घर बेहद गंदा और पूरी तरह अस्त व्यस्त था। मैं अंदर कदम रखना भी नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने मुझे अंदर बुलाया तो मैंने खुद को मजबूर किया और अंदर चला गया। बैठने से पहले मैंने सोफे पर पहले टिश्यू पेपर बिछा दिया। बाद में जब वो सो गई तो मेरी ओसीडी हावी हो गई और मैं उसके पूरे अपार्टमेंट को साफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। उस रात बिना घड़ी के मैं सो नहीं पाया। मैंने 10,000 भेड़ें गिनी, लेकिन पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह मैं पूरे 30 मिनट लेट हो गया। मैं काम पर भागा, सोचते हुए कि बॉस मुझे बर्बाद कर देगा। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे और ज्यादा लेट होना चाहिए। फिर उसने ऑफिस में सबको बताया। पहले तो मेरा सहकर्मी बोला, फिर सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। ये मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मुझे दूसरों से सच्ची गर्मजोशी महसूस हुई। मुझे पूरी तरह ठीक होने में मदद करने के लिए थेरेपिस्ट ने एक रनिंग कंपटीशन आयोजित किया, जहां सबको एक दूसरे पर पेंट फेंकने की इजाजत थी। उनका मानना था कि इससे मेरी ओसीडी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। लेकिन सबको हैरानी हुई जब मैं हर पेंट की छींटे को बचाते हुए फिनिश लाइन पार कर गया, बिना एक बूंद पेंट भी अपने शरीर पर लगाए। सौभाग्य से थेरेपिस्ट के पास एक आखिरी तरकीब थी। उसने फिनिश लाइन पर चुपके से एक ट्रैप लगा रखा था। वो पेंट से सना हुआ शर्ट मेरे पूरे घर की इकलौती रंगीन चीज बन गई। धीरे धीरे मैं आखिरकार बदलने लगा। मैं पियानो बजाते समय दस्ताने पहनना बंद कर दिया। मैं किसी और के साथ एक ही कप से पीने लगा और अंत में मैंने उस लड़की का गले लगाना भी स्वीकार कर लिया। क्या आपको भी ऐसी ही ओसीडी की समस्या है? कमेंट्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।